नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं, जो कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 को टारगेट करके बना रखा है। और आप अगर पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को आजमाइए कि आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2025। इसमें पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल नए पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर हमने बनाया है। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जख बिलिनी तक मुस नाचणो मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला है, जहां बिल्ली नहीं होती है वहां चूहे होते हैं। बी है, जहां बिल्ली होगी वहां चूहे कूदेंगे। और सी है, जहां बिल्ली होगी वहां चूहे सोएंगे। और डी विकल्प है, जहां नियंत्रण नहीं होता वहां हम गलत कार्य कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, इस पहले का जो डी की तरफ है, जिन्होंने डी आंसर टिक किया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणी को जो है बांगरू बोलते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित है। पहला है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अभ्रंश से, दूसरा है नागर अभ्रंश से, और सी है अर्धमागधी अभ्रंश से, और डी है मागधी अभ्रंश से। तो हरियाणी या बांगरू जो है ये कहां से निकली है, पश्चिमी सौरसेनी अभ्रंश से। ए वाला, दूसरा का जो पहला वाला है ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे का आप अगर सी की तरफ है तो ये आप ठीक जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखना, निम्न गढ़वाली शब्दों में कौन सुमेलित है। ये जो आजकल गढ़वाली कुमाऊनी जो शब्दावली पूछी जा रही है आजकल, ये इसी प्रकार से बना हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप देखो, पहला है चोपड़ी, और चोपड़ी के आगे लिखा हुआ है चिपचिपी मिट्टी। चोपड़ी का मतलब क्या है, चिपचिपी मिट्टी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है भूमुंडा। भूमुंडा का मतलब होता है एक तला घर, यानी जो ग्राउंड फ्लोर जो घर बनता है उसको हम एक तल वाला घर कहते हैं, और उसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं, भूमुंडा। तीसरा है ज्वाड़ा। ज्वाड़ा का मतलब होता है ज्वाड़ा कि जौ वाला खेत, ये भी सही है। और डी वाला है बिजवाड़। बिजवाड़ का मतलब होता है पौध। तो इस प्रकार से गढ़वाली शब्दों को मेल करना था, और ये सारे के सारे जो गढ़वाली शब्द हैं ये मेल खाते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4, यानी जो सी विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 13, और चौथा है 8। तो यहां पर ए विकल्प की तरफ जाएंगे। हिंदी में मात्राओं की जो संख्या होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 10। जबकि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या बोलेंगे तो सामान्यतः 11 है। और मात्रा अगर बोलते हैं, मात्राओं की संख्या कितनी है, 10। और किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो छोटे आ की, इसको उदासीन स्वर बोलते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न है, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का न रहना, तीन तरफ ध्यान होना, केवल ऊपर देखना। तो इसका सही जो आंसर होगा, त्रिशंकु होना का जो उपयुक्त अर्थ है ये क्या हो जाएगा, किसी ओर का न रहना। किसी ओर का न रहना, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। पहला है रा, दूसरा छा, सी है था, और डी है झा। तो हमारा सही जो आंसर होगा इसमें वो क्या है, बी वाला छा। हमारा जो है तालव्य भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए, महाप्राण चाहिए, और अघोष चाहिए। महाप्राण कौन से होते हैं, जहां पर श्वास की वायु मात्रा ज्यादा मात्रा में खर्च होती है, जहां श्वास, जिन वर्णों को उच्चारण करने में श्वास वायु ज्यादा मात्रा में खर्च होती है वो महाप्राण कहलाता है। और अघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने में गूंज कम पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और तालु से बोला जाता है तो तालव्य। और ये तीनों जो लक्षण है ये किस में पाए जाते हैं, छ में। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में विदेशी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला है सज्जन,
दूसरे प्रादुर्भाव, सी है प्राकथन और डी है हर रोज। तो यहां पर बताना ये कि विदेशी भाषा का उपसर्ग किस में प्रयोग हो रखा है ना। तो ये यहां पर देखो डी की तरफ जाएंगे अगर, तो डी में जो है यहां पर देखेंगे डी में यहां पर हर उपसर्ग प्रयोग हो रखा है, और हर जो है उर्दू फारसी का उपसर्ग है, जबकि प्रा जो उपसर्ग है वो जो है संस्कृत का है। तो यहाँ पर जो है हर रोज जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर हर नाम का जो उपसर्ग है ये उर्दू फारसी का है, यानी विदेशी भाषा का उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न, विचार और वितर्क कुटज के लेखक, विचार और वितर्क कौमा कुटज के लेखक है ना, विचार और वितर्क और कौमा होना था कुटज, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, विचार और वितर्क और कुटज के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा सी वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क है ना, विचार और वितर्क और कुटज जो लेखक हैं, ये जो रचनाएं हैं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। 9वां प्रश्न देखना, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। बी है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, और सी है कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया है और तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो यहाँ पर बताना क्या है कि अशुद्ध कौन सा है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, सही बात है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये भी सही है। और कौशल्य ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी सही है। हमारा जो गलत होगा इसमें, जो अशुद्ध होगा, ये डी वाला होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। यहाँ पर यह भी हो सकता है, यहाँ पर यह होना चाहिए था कि तुम मेरी ओर क्यों चले आ रहे हो। यहाँ पर तरफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर यह होना चाहिए था तुम मेरी ओर क्यों चले आ रहे हो। ठीक है जी, इस प्रकार से होना चाहिए था। तो यहाँ पर अशुद्ध जो है हमारा वो डी वाला है। तो हमारा 5वां 9वां का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी वाला। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो है विलोम शब्द है और बताना इनमें से कि जो विलोम नहीं है। अनाजी, अनाजी के आगे जो है यहाँ पर बीच में डैश होना था। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अनाजी के आगे लिखा हुआ फलारी, अनुभव के आगे लिखा हुआ अनुभवी, अल्पज्ञ के लिखा हुआ सर्वज्ञ और अपव्यय का होगा मितव्यय। तो यहाँ पर अपव्यय का मितव्यय ये विलोम सही है, अल्पज्ञ का विलोम भी सर्वज्ञ ठीक है, अनाजी का फलारी भी ठीक है, लेकिन अनुभव का जो अनुभव लिखा हुआ ये गलत है, क्योंकि अनुभव का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनुभवहीन होगा। तो अनुभव का विलोम क्या होगा? अनुभवहीन होगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है जी, क्योंकि असंगत चुनना था, तो असंगत इसमें कौन सा वाला है? बी वाला। आगे देखो 11वां प्रश्न, जैक जोए ने वेक कोय न कुमाऊनी कहावत का भावार्थ बताइए। यहां पर कुमाऊनी जो है जो कहावत है उसका भावार्थ बताना था कि भावार्थ क्या है। ठीक है जी, पहला है जिसका संरक्षक नहीं उसका कोई नहीं, असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग्य, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और यहां से कोई नहीं। देखो यहां पर अगर बोलते जैक जोए ने वेक कोई नहीं, अगर इसका अर्थ बोलते तो इसका डायरेक्ट जो अर्थ होता है जिसका संरक्षक नहीं उसका कोई नहीं, और इसका अगर भावार्थ बोलेंगे तो इसका अगर भावार्थ निकालेंगे तो भावार्थ इसका क्या है कि जो असहाय व्यक्ति के साथ है ना, असहाय व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार होने पर व्यंग्य। तो यहाँ पर जैक जोए ने वेक कोय ना कुमाऊनी कहावत का भावार्थ बताना है, तो भावार्थ होगा इसका बी वाला, और डायरेक्ट इसका जो अर्थ होगा वो होगा ए वाला। तो यहाँ पर भावार्थ बताना था, भावार्थ का मतलब असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग्य, ये इसका सही है ना। बहुत सारे आप में से इसको टिक करेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये नहीं है इसका मतलब, यहाँ भगवान की बात नहीं कर रही है। ठीक है, इसका भावार्थ निकालना था असहाय व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने पर व्यंग्य। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न, निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से जो है नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है ना। पहला है कूलंकसा, दूसरे कूलयती, सी है निम्नगा और डी है तिरपतगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12वां का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा तिरपतगा, क्योंकि यहां पर बोला कि निम्न में से नदी का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो तिरपतगा है ये किसका पर्यायवाची होता है? गंगा का, ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची है? नदी के। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 13वां प्रश्न,
हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? सेना का मध्य भाग, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, और सेना का अंतिम भाग, और अगला दुश्मनों की सेना। बताना इनमें से कौन सा सही है। तो 13वां का बी की तरफ जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी बी की तरफ है, ये बिल्कुल सही है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? हरावल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न रहा, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर जो है तत्सम तद्भव का जो है जोड़ा है, और तत्सम तद्भव में आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है असंगत है, जो मेल नहीं खाता है। तो यहां पर देखो, निर्झर, निर्झर का झरना, ये बिल्कुल सही है। यहां पर तृण का तिनका, ये भी सही है। और परश्वेत का तद्भव पसीना होता है, ये भी सही है। तो निर्झर का तद्भव झरना है, तृण का तिनका है, और परश्वेत का पसीना है। यहां पर जो डाकनी है ये गलत है, क्योंकि जो डाकनी एक तत्सम शब्द है ना, डाकनी एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है जी, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? डाइन होगा, न कि डाकिया होगा। तो इस प्रकार से 14 का हमारा जो असंगत होगा वो बी वाला हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न ये रहा, निम्न में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यण संधि का उदाहरण कौन सा है? पहला है प्रौढ़, दूसरा है परोपकार, सी है यद्यपि, और डी है दोपी। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला विकल्प। ठीक है जी, यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला हमारा सही आंसर होगा। यहां पर यदि धन अपि होगा, और यदि धन अपि बराबर क्या बनेगा? यद्यपि बनेगा। यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर कैसे बनेगा? क्योंकि इस दाग को हलंत कर देंगे तो यहां से ई निकल जाएगा, और इधर से हमारे पास क्या रहेगा? ये अपि रहेगा। ई के बाद अगर समान स्वर आता है तो ई का या बन जाता है, इधर से हमारे पास यद आएगा, यहां हमारे पास इस प्रकार से ये अपि रहेगा। ठीक है जी, ये भी हलंत है, ये भी हलंत है, इसलिए इसको यहां दे देंगे, ये या पूरा बन जाएगा। इसको जो है इस प्रकार से ये हलंत रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये या बन गया, और इधर से हमारे पास क्या रहेगा? पी, और इकट्ठा कर देंगे इसको। तो या तो इसको जो है इस प्रकार से लिखेंगे यद्यपि, और दा और या को इकट्ठा करने पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यदि धन अपि बराबर क्या बनेगा? यद्यपि, और यद्यपि में कौन सी संधि है? हमारा आंसर होगा यण स्वर संधि। ठीक है जी, परधन उपकार, परोपकार में कौन संधि है? गुण संधि है। ठीक है जी, इसमें परधन उपकार बराबर क्या बनेगा? गुण संधि बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न रहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर बताना कि कौन सा अलंकार है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ठीक है जी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी के बाद चल रही है सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब जो है ये ताड़ना के अधिकारी। ये जो पंक्ति ली गई है ये रामचरितमानस से ली गई है। किससे ली गई है? रामचरितमानस से। और रामचरितमानस जो पुस्तक है ये किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है जी, तो कई बार प्रश्न पंक्तियों से भी आ जाता है कि राम की जो ये पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये पंक्ति किस पुस्तक की है या किस कवि की है, किस लेखक की है? तो रामचरितमानस। और रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। और यहाँ पर बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है, और अलंकार किसमें? यहाँ पर ताड़ना पे। किस पे है? ताड़ना पे। ठीक है जी, क्योंकि ताड़ना शब्द का जो है अर्थ अलग अलग है। ठीक है जी, जैसे कनक कर जो है सोना भी लगाते हैं, धतूरा भी लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं, वैसे ताड़ना के भी जो है एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, है ना। ताड़ना में एक से ज्यादा अर्थ छिपे हुए हैं, और जहां पर जिस शब्द के जो है जिस शब्द में है ना कई अर्थ छिपे होते हैं, एक ही शब्द में शब्द एक बार प्रयोग होता है लेकिन उसमें अर्थ कई सारे छिपे होते हैं, कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सलेश अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर ताड़ना का मतलब, एक ताड़ना का मतलब यहाँ पर क्या है ना, कि जैसे ढोल, ढोल के संबंध में क्या है कि जैसे हम ढोल को ताड़ते हैं, ढोल के जो रस्सियां होती हैं उनको खींचते हैं, तो एक प्रकार से जो है ढोल को ताड़ा जा रहा है। ठीक है जी, उसके अलावा नारी के संबंध में यहाँ पर इसका अर्थ क्या है ना, नारी के अर्थ में इसका संबंध क्या है कि जैसे जो है नारी का संबंध क्या कि नारी पर जो है दृष्टि रखना। ठीक है जी, यानी एक प्रकार से जो है नारी पर नजर रखना, ये ताड़ना का अर्थ हो गया यहाँ पे। तो एक ताड़ना का अर्थ हो गया कि दृष्टि पर जो है, यानी स्त्री पर जो है या नारी पर जो है अपनी दृष्टि रखना है या नजर रखनी है, उसकी सुरक्षा करनी है। और दूसरा ताड़ने का अर्थ का मतलब एक प्रकार से जो है ढोल की जो रस्सियां होती हैं उनको कसने से है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द में जब एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सलेश अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला 17वां प्रश्न ये रहा,
जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? पहला होगा टिप्पणी, दूसरा है कार्यालय पत्र, तीसरा शासकीय पत्र और डी है अर्धशासकीय पत्र। तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखते हैं, है ना, है वो अधिकारी है, लेकिन व्यक्तिगत नाम से जब वो पत्र लिखते हैं तो वो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, अर्धशासकीय पत्र होते हैं। ठीक है जी। और जो शासकीय पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत नाम से नहीं लिखे जाते हैं, वो ऑफिशियल होते हैं, विभाग के नाम से लिखे जाते हैं। यहां पर व्यक्तिगत नाम अगर आ रहा है तो ये एक प्रकार से अर्धशासकीय पत्र हो सकता है। अर्धशासकीय हमारा यहाँ पर, या अर्ध सरकारी भी बोल सकते हैं इसको, अर्ध सरकारी भी बोल सकते हैं और अर्धशासकीय भी बोल सकते हैं। तो 17वां का हमारा जो है डी वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 18वां प्रश्न। बिना देखरेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यानी जो बिना देखरेख वाला जानवर होता है उसके लिए, है ना, एक वाक्यांश क्या हो सकता है? एक वाक्यांश क्या हो सकता है? पालतू, जंगली, अनेर और छार। तो यहां पर जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 का हमारा क्या होगा? सी, अनेर आंसर होगा। 19वां देखना, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहां पर बैठिए, आप यहां बैठिए, यह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो देखिए यहां पर जो है क्रिया विशेषण पूछा हुआ है, और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। और क्रिया जो विशेषण होते हैं वो हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। 4 प्रकार में से जो है, 4 प्रकार में से हमें यहां तो प्रकार नहीं बताना है, ठीक है जी, क्योंकि उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। लेकिन यहां पर बताना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। ठीक है जी। क्रिया विशेषण का प्रकार भी पूछा हुआ जी, स्थानवाचक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताना है। ठीक है जी। तो यहां पर देखो 4 प्रकार देख लेते। पहले पहला वाला एक देख लेते हैं, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाला देख लेते हैं, है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल कौन सा होगा? ये वाला, मोहन अभी आया। तो ये एक प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा, यह धीरे धीरे चलता है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण का आंसर हो सकता है। और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बोलते कैसे हैं? बहुत कम। तो बहुत कम एक प्रकार से क्या हो गया? परिमाण हो गया। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप यहां बैठिए, बैठना क्रिया है, लेकिन बैठना कहां है? यहां। तो यहां क्या होगा? ये स्थान। तो ये क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? पहले ये जानना पड़ेगा कि क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को। ठीक है जी। जैसे यहां पर देखो, यह धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, लेकिन चल कैसे रहा? धीरे धीरे रहा। तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण हो गया। अब धीरे धीरे पहचान लेगी क्रिया विशेषण है ना लेकिन किस प्रकार का है? चलने का तरीका कैसे है? धीरे धीरे, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बैठना, है ना, आप यहां बैठिए, बैठना क्रिया हो गई, लेकिन कहां बैठना है? यहां। तो यहां इस बैठना नाम की जो क्रिया, उसकी विशेषता क्या हो जाएगी? यहां, इसलिए यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और मोहन जयपुर से अभी आया है, कब आया है? अभी। तो समय का पता चल रहा है, तो समय का मतलब काल लगा सकते हैं, काल का मतलब समय लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बोलते कैसे हैं? बहुत कम। तो बहुत कम, बहुत ज्यादा, ये एक प्रकार का क्या हो गया? परिमाण हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण पूछा गया था, हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? इसमें बताना है कि पहले भाववाचक, फिर समूहवाचक और फिर क्या चाहिए? जातिवाचक चाहिए। तो हमारा जो ए विकल्प है, ये ए विकल्प सही है कि दासत्व तो एक प्रकार से भाव है, पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है, और जुलाहा जो है क्या बोला? एक सेकंड, इसमें क्या बोला? इसमें कि निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक, एक सेकंड, इसमें जरा दासत्व में तो ठीक है, भाववाचक है, ये सही बात है, और जुलाहा ठीक है, जातिवाचक है, जुलाहा जातिवाचक है, लेकिन पुरुष भी तो जातिवाचक है, पुरुष भी तो जातिवाचक है। तो यहां पर, है ना, इसने समूहवाचक बोला, समूहवाचक तो है नहीं इसमें, समूहवाचक। देखो कावेरी, ये भी जो है भाववाचक नहीं है। मकान, मैना, काला, सागर, चांदी, पानी, दौड़। ठीक है जी। इसमें जो है कुछ हो सकता है, छपने में गड़बड़ हुआ होगा। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर है वो है नहीं है किसी भी विकल्प में।
इसमें स्टार लेकर के चलना। यहाँ पर हमारा जो है सही आंसर इनमें है नहीं है, क्योंकि ये भाववाचक तो है लेकिन ये जातिवाचक है, और ये जुलाहा भी जो है एक प्रकार की जातिवाचक हो गई। कावेरी जो है ये नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक बोल नहीं रखा यहाँ पर। मकान एक प्रकार से जो है जातिवाचक हो गया। मैना, ठीक है जी। फिर काला सागर ये व्यक्तिवाचक हो गया, नहीं बैठ रहा है। चांदी धातु का नाम हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। पानी, दौड़। तो यहाँ पर जो है आप स्टार मार के चलना है, इनमें सही आंसर नहीं है कोई, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपको जो है स्टार मार के चलना है, यहाँ पे सही आंसर है नहीं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं, ये रहा 21 क्वेश्चन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यशवंत सिंह कटौच का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ है? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जो यशवंत सिंह कटौच है, उनका जन्म जो है उनका कहां से उनका संबंध है? पहला ऑप्शन है आपके पास मासो गांव, एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी। बी है निमुस गाय, एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी। और डी है बनाना, है ना, बनाना गाय, एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी। और डी है जागता गाद, एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी। तो इन चारों विकल्पों में से जो है जो यशवंत सिंह कटौच है, यहां पर थोड़ा छपने में गड़बड़ हो गया। यशवंत सिंह कटौच का जो संबंध है वो कहां से है? मासो गांव से है, और एकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है ये मासो गांव। और किस जिले में पड़ता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पौड़ी जिले में। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 22वां प्रश्न। 22 प्रश्न आपके सामने है, और इसमें दिए हुए आपके सामने कि कौन सा कथन जो है असत्य है। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? पहला देखो चंपावत, ये चंपावत के आगे लिखा हुआ पार्टी, ये पार्टी जो है चंपावत की एक तहसील है। और जो ये गरुड़ है ये बागेश्वर की एक तहसील है। और जो ये भगवानपुर है ये हरिद्वार की तहसील है। अब जो अगस्त मुनि है ये पड़ता तो रुद्रप्रयाग में ही है, लेकिन यहाँ की तहसील नहीं है। तो इसलिए हमारा असत्य जो बात हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? डी, रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में ही है लेकिन ये यहाँ की तहसील नहीं है। तो तहसील के संबंध में जो है असत्य बताना था, तो डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है जी, 67-27 किलोमीटर, 72-72 मीटर, 78-17 मीटर, और कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा, लगाइए, आपने लगा दिया होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, कोई नहीं। डी जो है ये कोई नहीं है, क्योंकि हाइट तो इसकी इतनी है 67-27, यहां पर इतनी तो है ही है, लेकिन यहां पर किलोमीटर लिखा हुआ, ये किलोमीटर नहीं होना चाहिए। अगर ये मीटर होता तो हमारा ये आंसर हो जाता। तो हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6727 मीटर है, न कि किलोमीटर में है। तो इसलिए यहां पर डी विकल्प हमारा जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न है, पैनखंडा नामक प्रसिद्ध स्थल किस पार्क में स्थित है? जिम कार्बेट में, गंगोत्री में, गोविंद नेशनल पार्क में, या फूलों की घाटी में? तो पैनखंडा नाम का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और ये कहां पड़ता है? चमोली जिले में। और चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत जो है आता है, और यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो फूलों की घाटी है, और फूलों की घाटी कहां पड़ती है? चमोली में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला, दुगड्डा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? दुगड्डा को धनीराम मिश्र ने बसाया था। दूसरे, लंगूर तथा सिलगाड़ नदी के संगम पर यह स्थित है। शहीद मेले की शुरुआत धनीराम मिश्र ने की थी। और अगला, जवाहरलाल नेहरू 1930-1945 में यहां पर आए थे। तो ये बात भी तो सही है कि ये यहां पर आए थे। शहीद मेले की शुरुआत धनीराम मिश्र ने नहीं की बल्कि भवानी सिंह ने करी थी, ये भी सही है, ये भी सही है। तो असंगत बताना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प, ठीक है जी। शहीद मेले की शुरुआत धनीराम मिश्र ने नहीं करी बल्कि भवानी सिंह रावत ने करी थी, ठीक है जी। इतनी बात ठीक हो गई। आगे देखो 26वां प्रश्न, गोविंद घाट में किन नदियों का संगम होता है? भागीरथी सिया गंगा, भागीरथी जाड़ गंगा, गंगा बिलंगना, इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? लगाना फटाफट करके। यहां पर जो लोग डी की तरफ है, जो अभ्यर्थी डी की तरफ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर से जो है अलकनंदा आएगी, अलकनंदा आएगी, और इधर से जो है, इधर से लक्ष्मण गंगा आएगी, ठीक है जी। हेमकुंड पड़ता है इधर से, ठीक है जी। यहां से लक्ष्मण गंगा आएगी, और लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हेमकुंड से आती है। तो यहां पर दोनों का संगम होता है, और जहां पर ये दोनों का संगम होता है, ये जगह कौन सी है? गोविंद घाट से। और गोविंद घाट कहां पड़ता है? चमोली में। तो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का संगम होता है गोविंद घाट में, और ऐसा यहां पर ऑप्शन में है नहीं है, तो डी वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िए, 27वां प्रश्न, हेमंती नंदन बोगड़ा को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? पहला है 1989, दूसरा है 1979, 2001, 2009। तो यहां डी की तरफ है, और डेट याद रखनी आपने 15 जनवरी, और सन याद रखना 2009।
15 जनवरी 2009 को जो है एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है दर्जा दिया गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला 28वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा हमारा, देखो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इंद्र सिंह नयाल, भवानी सिंह रावत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए वाला इंद्र सिंह नयाल। ठीक है जी, इंद्र सिंह नयाल। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक जो पुस्तक लिखी है, ये किसने लिखी है? इंद्र सिंह नयाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, प्रश्नों की संख्या 100 है, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है जी, बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा है ना आवश्यक चीज होगी वही बता रहा हूँ आपको, जहां लगता है कि आपको बताना चाहिए वहां बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न कम होते तो फिर डिटेल में जाते हैं हम। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला है अनिल चौहान, ये इस प्रकार से दे रखा है, प्रीतम बर्तवान, और फिर दे रखा है हेमंत पांडे, और फिर दे रखा है माता मंगना। तो लगाना है आपको क्वेश्चन नंबर 29। लीजिए, टाइम लीजिए, लेकिन ठीक करिए आप, फटाफट करके लगाइए, फटाफट करके कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर प्रीतम बर्तवान का संबंध जो है लोक गायक से है। पहला जो सरल सा आपको लग रहा है, ये आप मिलान सकते हैं कि ये प्रीतम बर्तवान क्या है? एक लोक गायक है, जागर सम्राट के रूप में हम इसे जानते हैं। तो यानी बी का हमें क्या मिल रहा है? 3, और बी का 3 जो है हमें या तो इसमें मिल रहा है ना, यहां पर है, और या तो यहां पर है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है। दूसरा अनिल चौहान, इन अनिल चौहान का जो संबंध है, अनिल चौहान का जो संबंध है वो सेना से है। तो यानी इस प्रकार से ये आ गया, और अपने आप ही हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया। ठीक है, और इधर से अगर जाते हैं माता मंगला, तो इसका संबंध जो है समाज सुधारक से है। तो यानी 4 का 1 सेकंड, इधर से जाते हैं 4 का सी, और इधर 2 का डी, 2 का डी। ठीक है जी, 2 का डी, ठीक है, और 4 का ये क्या हो जाएगा? सी। तो यहां पर जो है ये बी वाला विकल्प हमारा जो है सही बैठ रहा है। 1 3 4 2 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा, ये रहा 30वां प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति किस महाकल्प में मानी जाती है? नियोजोइको, सिनोजोइको, मेसोजोइको और पोलेजोइको। तो यहाँ पर सटीक जो आंसर होगा, महाकल्प पूछा हुआ है, तो महाकल्प इनमें से कौन सा हो जाएगा? सिनोजोइक। ये बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। और सत्य कथन क्या है? पहला है उच्च न्यायालय, पहला कथन क्या है? उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हुई है। बात तो ठीक है, ये वाली बात। दूसरा है यह देश के उच्च न्यायालय की स्थापना के क्रम में 20वां है, ये भी बात सही है। इसकी 2 अन्य पीठ है, ये बात गलत है जी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही है। तो सी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 32वां, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल है, घिसा पिटा प्रश्न है, कई बार पेपर में आ रखा है। तो टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नैनीताल। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न ये रहा, उत्तराखंड की कुल कितने जनपद बाह्य सीमा बनाते हैं? कितने जनपद बाह्य सीमा बनाते हैं? 9 6 7 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? क्या होना चाहिए आंसर हमारा? ए वाला 9। 9 कौन कौन से होंगे? ठीक है जी, 9 कौन कौन से होंगे, है ना, इसको देख लेते हैं। इधर से देखिए, इधर से आ जाएगा उत्तरकाशी, इधर से उत्तरकाशी आ जाएगा, इधर से हमारा जो है चमोली आ जाएगा 2, इधर से हमारा ये पिथौरागढ़ आ जाएगा 3, इधर से नीचे आएंगे, यहां से ये पिथौरागढ़ लग गया नीचे नीचे, और पिथौरागढ़ के नीचे यहाँ पर आ जाएगा एक चंपावत आ जाएगा, और एक नीचे हमारा लग जाएगा इधर से क्या? उधम सिंह नगर। ठीक है जी, यूएस नगर। ठीक है जी, ये लग जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। यहां से आगे जाएंगे, अगर यहां से अगर आगे जाएंगे इधर से, तो यहां पर एक लगेगा नैनीताल, एक नैनीताल हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक कितना हो गया? 6। और नैनीताल के बाद आगे जाएंगे इधर से, इधर लगेगा पौड़ी, एक होगी इधर से पौड़ी, कितने हो गए? 7। एक लगेगा आगे हरिद्वार 8, और एक लगेगा ऊपर से क्या? देहरादून। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो हमारे उत्तराखंड के कुल कितने जनपद बाह्य सीमा बनाते हैं, चाहे वो किसी देश से बनाते हो चाहे वो किसी राज्य से बनाते हैं? तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा 34वां प्रश्न, देहरादून में स्थित लाखा मंडल में निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो लाखा मंडल है वहां पर कौन सी 2 नदी मिलती है? ठीक है जी, कौन सी होगा हमारा? देखो सी की तरफ जाएंगे,
यमुना और रिक्वार नदी का संगम होता है लाखा मंडल में, कई बार पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न, किस पंवार राजा के समय में विलियम फिच गढ़वाल में आया था? तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, यहां पर जो है मानसा के समय में जो है विलियम फिंच आता है और विलियम फिंच मानसा को जो है एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा बताता है। ठीक है जी, मानसा को जो है एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा बताता है कौन? विलियम फिंच। तो मानसा यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 35 है, क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसा हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जहां एससी रहती है, ठीक है जी, एससी कहां पर सबसे ज्यादा रहती है? तो सबसे ज्यादा जो एससी रहती है कहां रहती है? बागेश्वर में। और सबसे कम जो रहती है कहां? देहरादून। तो यहां पर हमारा जो है 36 का हमारा जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बागेश्वर में करीब करीब जो है 27% पॉइंट में है, 27.73% आबादी जो है एससी की बागेश्वर में रहती है, और देहरादून में सबसे कम है, और कितनी है? 13.49%। ये एससी की आबादी है, ये सबसे कम है देहरादून में, और सबसे ज्यादा कहां है? बागेश्वर में है। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला 37वां प्रश्न, निम्न में से सुमेलित नहीं है? जोड़ मेला पिथौरागढ़, फिर आगे लिखा हुआ है ब्यास ऋषि मेला पिथौरागढ़, देवीधार का मेला चंपावत, और ताड़केश्वर का मेला पौड़ी। तो भाई ये भी सही है, ये भी मैच खाता है, ये भी मैच खाता है। ये जोड़ मेला जो है कहां पड़ता है? ये चंपावत में पड़ता है जी, ये चंपावत में लगता है। तो यहां पर हमारा जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ए वाला सुमेलित नहीं है जी। आगे देखें, अगला प्रश्न 38वां, निम्न में से एक पंचमद्री में शामिल नहीं है? तो सरल सा प्रश्न है, पंचमद्री में कौन शामिल नहीं है? तो डी वाला हमारा आंसर होगा यहाँ पे, नरसिंह बद्री, ये पंचमद्री में शामिल नहीं है, बाकी ये शामिल नहीं है। ठीक है जी, सरल सा है। 39वां, हाल ही में चर्चित फिल्म मेरे गांव की बाट, ये भी बहुत चर्चा में रही है आजकल बीच में। मेरे गांव की बाट जो है जौनसारी जनजाति की पहली फीचर फिल्म है ना, पहली फीचर फिल्म है ये। ठीक है जी, किस जनजाति की पहली फीचर फिल्म है? तो हमने आंसर पहले बोल दिया, जौनसारी जनजाति की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 40वां, उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से देखो भाई, जो ये झिलमिल ताल है, झिलमिल ताल, ठीक है जी, झिलमिल ताल, इसका नीला जल है, बिल्कुल सही बात है। खुरपा ताल, खुरपा ताल, इसका गहरा हरा पानी है। बासुकी ताल, लाल रंग का पानी, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या बोलना है कि कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत में से भाई डी वाला विकल्प हमारा गलत है। ठीक है जी, बासुकी ताल जो है टीर और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है, रूपकुंड चमोली है। खुरपा ताल जो है कहाँ है? नैनीताल में है। झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में है। झिलमिल संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो हरिद्वार में है। आगे बढ़ते हैं, 41वां, निम्न दर्रों के नाम से संबंधित असंगत कौन सा है? निम्न दर्रों में असंगत कौन सा है इनमें से? नीति दर्रा चमोली में बिल्कुल सही है। दूसरा सिल्ला दर्रा यहाँ उत्तरकाशी दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि सिल्ला जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ में दारमा घाटी और ब्यास घाटी, यहाँ पर बी वाला सही होगा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी और ब्यास घाटी के बीच में ही है सिल्ला दर्रा, और 2024 में इसको जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है जी, 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर कौन सा दर्रा घोषित रहा? सिल्ला दर्रा, दारमा घाटी और ब्यास घाटी के बीच में। और एक चाई सुर बुग्याल है, ठीक है जी, नहीं सरुताल बुग्याल, एक सरुताल बुग्याल है उत्तरकाशी में, और एक सिल्ला दर्रा है। इन दोनों को जो है 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आगे देखो, किस पंवार राजा ने पहली बार रवाई घाटी क्षेत्र की ओर जो है ध्यान दिया? तो भाई पंवार राजा जिसने रवाई घाटी की ओर ध्यान दिया वो कौन था? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने जो है अपनी एक राजधानी बनाई थी राजगढ़ में, और वहां पर अपने पुत्र को जो है नियुक्त किया था। 43वां प्रश्न, रामपुर तिरहा कांड, ठीक है जी, रामपुर तिरहा कांड जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी बोलते हैं, यहां पर बताना है कि शहीद है ना, शहीद नहीं हुआ। तो कौन शहीद नहीं हुआ? जैसे हम सबसे पहले खटीमा कांड की बात करते हैं, सबसे पहले जो है खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को, फिर उसके बाद 2 सितंबर 1994 को जो है मसूरी कांड होता है, फिर आगे चल करके रामपुर तिरहा कांड। और यहाँ पर बताना है कि रामपुर जो तिरहा कांड है जिसे मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं, इसमें शहीद कौन नहीं हुआ? तो कौन शहीद नहीं हुआ? हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, बलबीर सिंह नेगी। जो बलबीर सिंह नेगी है ये यहाँ पर शहीद नहीं हुए, ये मसूरी कांड में शहीद हुए थे, मसूरी कांड में शहीद हुए थे। बाकी जो ये सूर्य प्रकाश थपलियाल है, राजेश लखेड़ा है, जो अशोक कुमार है, ये सब रामपुर तिरहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न, उमड़ाई शब्द जौनसारी में प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हमारा आंसर होगा
देखो याद के लिए है, थकान के लिए, उबासी के लिए, प्यास के लिए है, तो हमारा आंसर होगा किसके लिए? याद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी के साथ संगम पर पंच प्रयाग का निर्माण करने वाली नदियों में कौन सी नदी अलकनंदा के दाईं तरफ से मिलती है? तो भाई पंच प्रयागों में जो है, यहां से मंदाकिनी का नाम तो है ही, मंदाकिनी तो बहती है, लेकिन लास्ट में जो है भागीरथी भी जो है जब संगम बनाती है तो वो भी जो है मंदाकिनी वाली साइड से बनाती है। तो यहाँ पर बी और इधर से सी, बी वाला विकल्प हमारा होगा मंदाकिनी और भागीरथी, यानी क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। 45 का बी वाला बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला, बी और सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 46 है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? ठीक है जी, कौन सा स्थान रहा? तो हमारा आंसर होगा सी वाला, 7वां स्थान रहा। पहला जो है सर्विसेज का रहा है, इधर से उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड को लिंगानुपात में देश में कौन सा स्थान रहा है? हमारा आंसर आ जाएगा ए वाला, 13वां स्थान। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 48वां, स्वामी सचदेव के अमेरिका से वापस आने के पश्चात अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो हमारा आंसर होगा बी, ए वाला, 1913 में, 1913 में। आगे बढ़ते हैं, 49वां, हाल ही में कंपनी गार्डन का नाम अटल गार्डन किया गया, गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई है? भाई देखो, जो एक कंपनी गार्डन है जिसका नाम अटल गार्डन किया गया, ये मसूरी में है, और इसकी जो स्थापना हुई है ना, बहुत मोस्ट है, थोड़ा सा अलग हटके प्रश्न है 49 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, 1842, 1842। आगे बढ़ते हैं, 50वां, 1923 की चुनाव हेतु स्वराज दल से नैनीताल से किसे टिकट दिया गया था? ठीक है जी, किसे टिकट दिया गया था? तो हमारा आंसर होगा डी, गोविंद बल्लभ पंत को। इन्होंने यहां से जो है स्वराज दल से जो है नैनीताल विधानसभा से जो है चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते हैं, 51वां, भारत पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया था। 51 का जो है ये बी प्रश्न है, ये जीएस का प्रश्न है, करंट अफेयर का है, जो उत्तराखंड में आ गया। आगे देखो, 52वां प्रश्न, डूंगी पैथोली आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो डूंगी पैथोली जो आंदोलन है ये चमोली जिले से संबंध रखता है, और चमोली में जो बांज के जंगल है, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था ये डूंगी पैथोली आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, 53वां, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण सीएसआई में लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की है ना, उत्तराखंड में किसे दूसरा स्थान मिला है? उत्तराखंड में किसको जो है दूसरा स्थान मिला है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा देहरादून एयरपोर्ट को। देहरादून एयरपोर्ट को जो है दूसरा स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान कांगड़ा को मिला है, कांगड़ा हिमाचल को। आगे बढ़ते हैं, 54वां, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जौनसारी जनजाति के बारे में बताना कि कौन सा कथन गलत है। पहला है, जौनसारी ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं। बी है, महासु इनका प्रमुख देवता है। इनमें से कुछ लोग भूत प्रेतों, डाकिन साकिन तथा परियों की पूजा करते हैं। इनमें से सभी कथन सही है। तो भाई सभी कथन सही नहीं है, यहाँ पर जो हमारा क्या पूछना है, गलत पूछना है। तो जौनसारी ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 55वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। टनकपुर परियोजना आगे दिया हुआ है, ठीक है, चिला परियोजना, और इधर रामगंगा परियोजना और ढालीपुर परियोजना। तो देखिए कौन सा सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए 55 में देखेंगे, इधर से 2 का ए जाएगा, जो टनकपुर परियोजना है ये चंपावत में है, और चंपावत में शारदा नदी, काली कोई शारदा बोलते हैं, ये इस पे है, तो 2 का ए। उसके बाद चिला परियोजना ये पौड़ी में है, गंगा नदी पर है, यानी 1 का बी, 1 का बी, तो यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। फिर रामगंगा परियोजना और ढालीपुर परियोजना, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, और ढालीपुर परियोजना जो है यमुना नदी पर है। तो इधर से 2 का ए, 1 का बी, और इधर 3 का सी। अच्छा, तो हमारा ए वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 55 का हो जाएगा सही, ए। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रणय गीत ये इस प्रकार से दिए हुए हैं, प्रणय गीत, होली, ऋतु गीत, है ना, मांगल गीत, और इधर से धार्मिक गीत। तो देखिए कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताना है। तो इनमें से देखिए, इनमें से जो प्रणय गीत है ये होता है
यहां पर प्रणय गीत है, ये है सी वाला, और इधर से जो ऋतु गीत है, जो ऋतु गीत है वो हो जाएगा होली। ठीक है जी, तीन का क्या निकल, ए का तीन, ए का तीन यहां आ रहा है, इसी से आंसर हो रहा है, तो पहला वाला हमारा सही आंसर होगा, ज्यादा जाने की जरूरत है। ऋतु गीत क्या है, होली, यानी एक का बी, एक का बी सही है, तो ए वाला जो है सही आंसर है जी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है। तो भाई कौन सा जिला गढ़वाल में शामिल नहीं है, सरल सा प्रश्न है। यहां से बागेश्वर और चंपावत, तो हमारा जो है बी और डी अगर कहीं मिल रहा है, बी और डी, ये डी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 58वां क्वेश्चन। सन 1895 में गढ़वाल में जन्मे, लोक भाषा गढ़वाली में गीत काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य, यानी प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक कौन है, ये मोस्ट है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा, ठीक है जी, ये ए वाला विकल्प सही होगा, तोता कृष्ण गरुड़ा, यानी गढ़वाली पद्य, प्रथम गढ़वाली पद्य जो लेखक माना जाता है वो तोता कृष्ण गरुड़ को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 59 देखना, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, 4 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016 को जो है उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम जो है लागू हुआ, और ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड ने अपना पंचायत राज अधिनियम जो है लागू किया है। और आज के लिए उत्तराखंड का एक और लास्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो कितनी अनुमानित की गई है। तो यहां पर हमारा जो बी विकल्प होगा 27,464, जो क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 का जो है हमारा जो है बी वाला होगा आंसर, 27,460। ठीक है जी, तो 60वां का हमने क्या कर दिया, बी वाला टिक कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने हिंदी और उत्तराखंड जो है पूरा कर लिया है, और इसके बाद अब जो है आगे हमारे पास जैसे जीएस का है, रीजनिंग का है, ये हम सारा पूरा कवर करने वाले हैं। तो लीजिए, ये आपका जो है 61वां प्रश्न जो है जीएस का है। अब जीएस वाले सर आपके बीच में आएंगे। हेलो दोस्तों, तो हम जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं कि जो सैटरडे का आज का पेपर था उसमें जीएस कौन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है इसमें कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षा वेग निर्भर करता है, किस चीज पर वो निर्भर करता है। पहले लिखा गया कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर। दो चीजों पर ये निर्भर करता है, एक पृथ्वी की जो आपके पास क्या है कक्षा की त्रिज्या है, और दूसरा निर्भर करता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ये उन पर निर्भर करेगा कि आपके पास उपग्रह को कक्षा वेग कितने मिलने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान कहां था, किस आर्टिकल में था, या कब जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उपलब्ध। तो आप सीधी सी बात है कि भाई भारत के संविधान ही बाद में बना आपके पास, तो 1947 वाला से कैसे हो सकता है। दूसरा लिखा गया 1946 वाला, इसमें भी नहीं था। संविधान के भाग 7 में, भाग 7 में तो टैक्सेशन का भाग 7 जो वाला हिस्सा है उसका तो कोई लेना देना नहीं नागरिकता से, क्योंकि नागरिकता तो आपके पास भाग 2 में ही मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 1955 में क्या था, जो भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश था उसके द्वारा आपके पास नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 आधार बताए गए थे नागरिकता प्राप्त करने के, और 3 आधार बताए गए थे नागरिकता को समाप्त करने के। और इसी में जब संशोधन होता है तो उसे कहा जाता है आपके पास क्या, CAA। तो ये जो CAA है वो 1955 के जो अधिनियम था उसमें जब भी संशोधन होगा, और आप सब ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 6वां संशोधन था 2019 वाला, काफी हद तक विवादों में रहा। उसके लिए काफी लोगों ने आपके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन किए थे कि इससे किसी एक विशेष समुदाय की नागरिकता छीन जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता खतरे में आ जाएगी, उस पर खूब विवाद हुआ था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सूर्य ग्रह के समय या सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। वर्णमंडल, किरीट मंडल, प्रभा मंडल, कोई भाग नहीं दिखाई देता है। तो जो किरीट मंडल है, जिसको हम बाहर का प्रकाश मंडल भी कहते हैं आपके पास है, उसे कोरोना भी कहा जाता है, वही हमेशा किसके समय दिखाई देता है आपके पास है, जब आपके पास क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का सीधा सा अर्थ है कि आपके पास सूर्य छिप जाएगा आपके पास किसके पीछे, चंद्रमा के पीछे। ऐसा कुछ होने वाला है आपके पास कि क्या होगा कि पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, और फिर पृथ्वी। तो चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा के कारण सूर्य ढक जाएगा और उसे हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है आपके पास, 64वां क्वेश्चन है भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। मतलब
इससे पहले राजनीतिक एकता का मतलब है प्रशासन को ठीक तरीके से संचालित करना, प्रशासन के अकॉर्डिंग के कार्य होना और आपके पास राजतंत्र मजबूत होना। किसके समय हुआ? नंदों के समय तो आपके पास केंद्रीय शक्ति थी। गणानंद अपने को सर्वोच्च मानता था और उसके अलावा किसी और को नहीं मानता था। सातवाहन वंश में तो जो आपके पास वंश चला काफी लंबा चला, लेकिन वो ऐसा प्रशासनिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं देखने को मिला। तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, मौर्य वंश। तो मौर्य वंशों में खूब प्रशासनिक पद्धति देखने को मिली और प्रशासनिक एकता भी का जो उदाहरण है भारत में सबसे पहले कहाँ मिलता है? मौर्य प्रशासन में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इंदिरा गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आपके पास हुआ था और 1930 में हुआ था वो लगभग नवंबर मास में आपके पास क्या हुआ था? शुरू हुआ था आपके पास से। तो ये नवंबर में हो चुका था आपके पास शुरू। गांधी इरविन समझौता लगभग मार्च में हुआ, 5 मार्च आपके पास डेट है, 5 मार्च 1931 की। भगत सिंह को जो फांसी लगी थी वो 23 मार्च 1931 को लगी थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपके पास थे 31 में हुआ, लेकिन कब हुआ आपके पास से? ये सितंबर माह के आसपास प्रारंभ हुआ 1931 में। तो सबसे पहले आपके पास क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर आपके पास गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी लगी और उसके बाद आपके पास कौन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या जी? चौथा वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लखनऊ समझौता, उसके बाद आपके पास होम रूल लीग, आपके पास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और प्रथम विश्व युद्ध। आप जानते हैं प्रथम युद्ध आपके पास 1914 से प्रारंभ हुआ, 1918 तक चला। चेम्सफोर्ड अधिनियम 1917 में आपके पास आया। होम रूल लीग 2 बार चला, एक अप्रैल में चला और एक आपके पास मई मास में चला। कब? 1916 में। और जो लखनऊ समझौता था ये दिसंबर में आपके पास हुआ। कब? 1916 में। तो सबसे पहले हुआ आपके पास से क्या जी? हम कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध चौथा, फिर आपके पास से क्या हुआ जी? होम रूल लीग दूसरा, फिर आपके पास क्या हुआ? लखनऊ समझौता और फिर आपके पास माउंटबेटन वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो थी, ये जो थीम आई थी इंदिरा गांधी के काल में आई थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी बैंकों से जोड़ना चाहिए, उसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी इंदिरा गांधी ने। कब? 1975 में। तो आंसर होना चाहिए आपके पास 1975 को इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही चलाने के लिए गणपूर्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर आप आर्टिकल 100 पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपके पास है कि भाई कम से कम संसद के 1/10 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं हो जाते तब तक संसद की कार्यवाही ही नहीं चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया गया और रखा गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या नाम रखा गया जी? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? बड़े फेमस थे आपके पास है डी रूजवेल्ट। कौन थे जी आपके पास है? डी रूजवेल्ट। इन्होंने ही आपके पास ये नाम दिया था और इन्हीं के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? सोनिया गांधी ने, विक्रम सेठ ने, आर के धवन ने, पुपुल जैकर ने। तो सही आंसर होगा आपके डी वाला कि पुपुल जैकर ने आपके पास किसकी पुस्तक लिखी थी? इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म पर विचार कीजिए। पहला क्या है? तीसरी योजना खाद्यान्न एवं कृषि, 7वीं योजना सिंचाई एवं उद्योग, 10वीं योजना भारी उद्योग एवं शिक्षा और 11वीं योजना रोजगार एवं सृजन। इनमें केवल 2 ही ठीक है। कौन सा वाला ठीक है आपके पास? एक तो पहला वाला ठीक है कि इसका जो टारगेट रखा गया था वो खाद्यान्न एवं कृषि रखा गया था, और आपके पास चौथा वाला ठीक है जिसका उद्देश्य रोजगार क्या रखा गया था? आपके पास सृजन रखा गया था। तो आंसर होगा डी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखता है आपके पास कि सूची ए को सूची बी से मिलाइए। बुनकरों का शहर, राजस्थान का हृदय, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। तो आप ठीक तरीके से जानते हैं कि इनमें से अगर एक आध ऑप्शन भी आपको ठीक मिल गई, जैसे राजस्थान का आपके पास हृदय किसे कहा जाता है जी? अजमेर को कहा जाता है। क्लियर है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है जी? आपके पास पानीपत को कहा जाता है। ठीक, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाएगा? आपके पास
तो आपके पास जो खजेरिया है उससे कहा जाएगा पश्चिम एशिया का, स्विट्जरलैंड किसे कहा जाएगा आपके पास है, लेबनान को कहा जाएगा। तो कौन सा मैच हो रहा है जी इसमें, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि इसमें कौन सा मैच किया जा रहा है या मैच हो रहा है आपके पास है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सी, ये वाला इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन और जिला, इसमें से ये वाला और इस वाले का तो कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या पंचायत के पंचों के द्वारा। अब पंचायत के सरपंच की बात कर रहे हैं, जो पंचायत के सरपंच की बात आएगी तो सरपंच इस शब्दावली राजस्थान हरियाणा में ज्यादा चलती है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि टेलीविजन के कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन तरंगों द्वारा दिखाए जाते हैं, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे। तो आंसर होगा डी वाला, रेडियो तरंगों के माध्यम से आपके पास इनके कार्यक्रम को दिखाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, कौन से शासक है, कृष्ण प्रथम, तो ध्यान रखना कि जो कृष्ण प्रथम थे वो राष्ट्रकूट वंश के ही थे, पल्लव वंश के नहीं थे, महेंद्र वर्मन और आपके पास नरसिंह वर्मन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, सबसे ज्यादा रिपीट हो चुका है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, और आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंशी शासक हुआ करते थे उनके द्वारा आपके पास एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, बिहार, बंगाल, गुजरात, सब जगह तो हुए थे आपके पास, व्यापक कह रहा है जहां वृद्ध मात्रा में लोगों का समूह आया हो, जहां ठीक तरीके से आंदोलन चला हो, वो दो एरिया थे, एक है संयुक्त प्रांत जिसको वर्तमान में यूपी कहते हैं और एक बिहार। तो आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी कि कुल मिलाकर के डी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है, तो सरकारी राजस्व से, सरकारी खर्च और ऋण से, बैंक दर की नीति से। बैंक दर से कोई लेना देना है ही नहीं इसका आपके पास है, तो आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग की करेंसी नोट पर किसका दायित्व है, सीधी सी बात, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी दायित्व आपके पास किसके पास होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही होते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है, तो क्या क्या पूछ रहा है जी आपके पास, वो एक दे रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई, बिल्कुल ठीक बात है, 1964 में ही की गई है। ठीक, दूसरा लिख रहा है आपके पास ये क्या लिख रहा है जी, यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है, संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही इसके कार्य परामर्शी हैं, बिल्कुल ठीक है, शिकायतें प्राप्त करने का उसका ढंग वैसा ही है जैसा कि इंग्लैंड में, नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसका। तो आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे कि क्या क्या आंसर होने वाला है इसका, ये तीनों आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक, अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ के समय भारत की मुख्य समस्या क्या थी, बिल्कुल सही बात है, जब हम आजाद हुए, आजादी के समय हमारे पास क्या क्या फेसिस आए, क्या क्या समस्या आई, शरणार्थियों का तेजी से बढ़ता हुआ प्रवाह, बिल्कुल सही बात था। ठीक, भयंकर खाद्य अभाव, ये भी ठीक थी, बढ़ती हुई स्फीति, ये भी ठीक थी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर, ये उस समय उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था आपके पास है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखता है आपके पास है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में दिखाई देता है, इसका कारण हमेशा ये होगा कि जिधर सूर्य होगा उसके अपोजिट साइड पर जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ेगी तो जो रेनबो बनता है वो दिखाई देगा हमेशा विपरीत, किसके, सूर्य के विपरीत आपके पास। तो आंसर क्या होने वाला, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है उसने आपके पास कि निम्न लोक सेवाओं में से किनका उल्लेख संविधान में है, किनका उल्लेख संविधान में है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा। देखो संविधान में तो सेवाएं हैं ही आपके पास, सारी लिखी गई है आपके पास है, लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपके पास वो भी आज भी भारत में 3 है, IAS, IPS और IFS, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं मानी गई है। बाकी संविधान में तो हो गई आपके पास है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए आपके पास निकलेगा, विदेश सेवाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये तीनों आपके पास क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्या लिखा गया है, ये लिखा गया आपके पास कि संबंधित क्या है जी आपके पास, जनजातियों को उनसे क्या करना है, मैच करना है आपके पास। ठीक,
जब हम मैच करेंगे तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है, मसाई जनजाति उत्तरी अमेरिका में नहीं रहती है बल्कि ये अफ्रीका में रहती है। कहाँ रहती है जी आपके पास? अफ्रीका महाद्वीप में, जो केनिया देश है आपके पास है, वहां देखने को मिलेगी। बिंदु ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ठीक है। किर्गिज दक्षिणी एशियाई स्टेपी है, बिल्कुल ठीक है आपके पास। तो आंसर क्या होने वाला? बी। ठीक। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आप ठीक तरीके से जानते हैं कि बिल गेट्स जो महोदय आपके पास हैं उन्हें माइक्रोसॉफ्ट किंग के नाम से जाना जाता है। अगला, सत्यम शिवम वाक्य है, सुंदरम किसका आदर्श है? तो ये सुंदरम जो आदर्श है आपके पास है, ये दूरदर्शन वालों का आदर्श है। किसका आदर्श है जी? दूरदर्शन वालों का। अगला, सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नियंत्रित बोर्ड कब आया? केंद्र प्रशासन कब आया? भारत का गवर्नर जनरल कब आया? ठीक है, तीनों के तीनों। नियंत्रण बोर्ड आपके पास जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ करता था उसके समय आया था आपके पास। किसके समय आया था जी? पिट्स इंडिया एक्ट। केंद्र प्रशासन रेगुलेटरी एक्ट के तहत आ गया था। और गवर्नर जनरल जो आपके पास थे वो आपके पास किसके द्वारा आ गए थे जी? 1958 के अधिनियम के द्वारा आ गए थे। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। पहले का क्या होने वाला है जी? तीसरा। ठीक। और जो दूसरा उसका हो जाएगा पहला, और सी का तीसरा, यानी डी वाला आंसर ठीक है। ठीक। अगला क्या है? मुख्य जूट उत्पादक देश अपने उत्पादन के क्रम में, जूट के बारे में आप ठीक तरह से ध्यान रखेंगे। भारत अग्रणी देश है, तो भारत, बांग्लादेश, चीन, बर्मा, जिसका वर्तमान म्यांमार है। तो ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। अगला, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड। हाल ही में आपके पास तेलंगाना सरकार ने यह कार्य किया। अगला, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, जापान, कनाडा। ध्यान रखना, वरुण जो आपके पास क्या है? सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य चलता है? फ्रांस के मध्य ही चलता है। ठीक। अगला, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए कि स्पर्श अगर आपके पास महसूस कराना है तो अभिवादन क्या होगा? मुस्कान, आपके पास सफलता, स्वीकार करना, शिष्टाचार। तो सीधी सी बात ये हो जाएगा आपके पास क्या? स्वीकार करना। अगला कह रहा है कि शब्द आपके पास वनवर्ड्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका मीनिंग समझना अनिवार्य है कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि आपके पास क्या है जी? ए बी सी डी, तो हम कहेंगे ए और डी के मध्य कितने अक्षर हैं जी? 2। बी और डी के मध्य कितने हैं? 1। तो वही अक्षर हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर कितने अक्षर वो काउंट करने। कैसे करते हैं इसको? बहुत आसान काम है काउंट करना। देखो, डब्ल्यू के बाद क्या क्या आता है वो पढ़ते जाओ। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी, कोई आया नहीं। फिर पढ़ेंगे ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं आया। तो उसके बाद पढ़ेंगे क्या है जी? एन, एन के बाद क्या? ओ पी क्यू आर, नहीं आया। डी के बाद क्या आया? ई, एक मिल गया। डी ई एफ जी, एक ये मिला आपके पास। ई एफ जी ये नहीं मिला। आर एस ये मिल गया एक आपके पास, 2 ये मिल गए। अब रिपीट में भी पढ़ेंगे आपके पास एस, एस के बाद क्या? टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिला। आर एस टी यू भी डब्ल्यू, एक ये मिल गया आपके पास। ई एफ जी एच आई, नहीं मिला। डी ई एफ नहीं। एन ओ, एक ये मिला। 1 2 3 4, कितने हो गए जी? 4 ग्रुप बन गए आपके पास है, तो आंसर 4 होने वाला है। अगला, जिस प्रकार DIV संबंध है DEVD से, उसी प्रकार LOUS संबंध है। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा आपके पास? इसको क्या देख, इसमें है नहीं कुछ ऐसा जो आपको समझना है या समझाना है, कुछ में नहीं लिखा गया। इसने क्या है कि जो ये D है, I है, V और E है, इसे लिखा कैसे? E को पहले लिख दिया आपके पास यहां से, और उसके बाद I को लिख दिया है, उसके बाद V को लिख दिया है, और लास्ट में क्या लिख दिया है? D को लिख दिया है। सेम सिचुएशन यहां भी रखा है उसने आपके पास्ट। पहले किसको लिखेगा जी? लास्ट में L को, फिर O को, फिर U को, और फिर S को। सेम बात यहीं लिखेगा। पहले आपके पास किसको लिखेगा? अंत वाले को, R को, फिर लिखेगा E को, फिर लिखेगा A को, और फिर लिखेगा F को। तो REAF इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा है आपके पास है कि आशीष पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, 135 डिग्री घूमता है, और चलने के बाद वह अंत में दाईं ओर घूमता है, 45 डिग्री घूमता है। तो अब देखो जी, ये आपके पास क्या है जी? क्या करता है? आशीष पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। और अब जब वो पूर्व की ओर चलेगा तो आप ध्यान रखने, प्लस का सिंबल बना लो। ये प्लस का सिंबल बन गया आपके पास, ठीक है ना? यहां पर बन गया। आप जानते हैं यहां से यहां होता है 90 डिग्री,
और उसका 35 और जोड़ लो तो यहां तक जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया 135। यहां से यहां घुमा, ये कितना हो गया टोटली 135 डिग्री हो गया। ठीक, अब वो फिर कह रहे कि वो फिर घूमता है, तो यहाँ पे फिर से प्लस का सिंबल बना लो आपके पास, और कितना कहता है कि 45 डिग्री घूमता है। तो यहाँ ये था, यहाँ इस वाले डायरेक्शन में हुआ है, और यहां से यहां जाएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और जब जाएगा तो ये उत्तर दिशा आ जाएगी। किस दिशा आ जाएगी जी आपके पास? उत्तर दिशा। तो कहां के जा रहा जी? उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है, अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं चला जाता है तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? यदि अब वह दाएं से 7वें स्थान पर है, यहां से पहले वो 9 था, 4 आगे चला गया, अब वो कह रहा है कि बाएं दाएं से काउंट करें तो उसका स्थान कितना हो जाता है? 7। तो ये 9 थे, 4 ये 9 और 4 कितने हो गए जी कुल मिलाकर के? 13। और 13 और 7 को जोड़ लो, कितने हो गए? 20। 20 में से एक घटा देना चाहिए हमेशा, तो आ जाएगा 19। क्यों? क्योंकि आपके पास 7 और 13 दो बार काउंट हो चुके हैं, इसलिए एक ही बार काउंट करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा जी? 19 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला ये कह रहा है आपके पास कि 96 क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है जी आपके पास 1, 3, 14, 50, 174, 473 में से कौन सा गलत है आपके पास? तो होगा क्या इसमें? इसमें देखो कि 1 से 3 कैसे जाया जा सकता है। अगर आप 1 से 3 की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे 1 गुणा के 2, 1 गुणा के कितना? 2। और आपके पास क्या कर सकते हैं? आपके पास इसमें क्या कर सकते हैं जी? स्क्वायर या क्यूब कर लेंगे। आपके पास किसका स्क्वायर कर लेंगे? 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना होने वाला है? 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 3। सेम बात यहां से भी यहां आपके पास हो जाएगी, तो 3 गुणा के कितना कर लो जी? 2। अगर ये बन रहा है तो ठीक, नहीं तो क्यूब कर लेना, इसका हम क्यूब कर लेते हैं आपके पास से। तो 1 3 गुणा के कितना? 2, प्लस 2 का क्या कर लेंगे जी? क्यूब कर लो। तो 2 3 कितना हो गया? 6, और 6 और 8 कितना हो गया? 14। फिर आगे बात भी वैसे ही करेंगे, 14 गुणा के आप कितना करने वाले? 2, प्लस 3 का क्या? क्यूब। तो 14 दूना कितना? 28। 14 में कितना जी? 28। और 9 तिया कितना? 27। 28 27 कितना होने वाला? 55। जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 50। तो आंसर क्या होना चाहिए था? 55। तो क्या गलत है? 50 गलत है। अगला, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वेन आरेख दिए गए 3 वर्गों के व्यक्तियों के टेनिस के 3 व्यक्तियों के टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच संबंध को सही रूप से प्रदर्शित करता है? टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थियों के बीच में। तो सीधी सी बात है, जो विद्यार्थी वो खिलाड़ी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और जो विद्यार्थी वो टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, और जो टेनिस के प्रशंसक है वो खिलाड़ी हो सकते हैं आपके पास, और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में एक तरीके से कोरिलेटेड है, और ये वाला वेन आरेख इसको ठीक तरीके से क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1988 में कौन सा मनाया जाएगा? ध्यान रखेंगे क्योंकि 1988 लीप ईयर था, इसलिए जब भी वो अगले बरस जंप करेगा तो 2 दिन की वृद्धि होगी। कितने दिन की वृद्धि होगी? 2 दिन। तो बुधवार के 2 दिन और जोड़ लो, बृहस्पति और शुक्रवार, तो आंसर होने वाला है शुक्रवार। ठीक, अगला ये कह रहा है आपके पास कि एक आपके पास डायग्राम दे रखा है कि कैसे ये 70 हो गया, कैसे 165 होगा। तो बहुत आसान है, देखो 7 दूना 14 और 14 पंजे 70, 14 पंजे कितना? 70। आपको ऐसे ही कुछ यहां पर भी करना है आपके पास। तो हम अगर देखेंगे तो 11 गुणा के 3, 11 तिया कितना? 33, और 33 गुणा के 5, ये 3 पंजे 15, 3 पे 15, 1 16, कितना हो गया? 165। तो आंसर कितना होने वाला है? 3 आंसर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है 100 वाला आपके पास। क्या कहता है ये कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ क्या है जी आप? भाग, और भाग का अर्थ होना चाहिए प्लस। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो सीधी सी बात है, जहां गुणा है वहां भाग होगा, तो 480 भागा कितना जी? 15। और जहां प्लस है तो प्लस की जगह क्या होने वाला है जी? प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कितना? 7। और जहां माइनस है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? गुणा, गुणा के कितना जी? 4। अब यहाँ बीच में एक सिंबल जरूर होगा आपके पास, यहाँ पे सिंबल था भाग का, तो भाग का जो सिंबल था, तो भाग की जगह क्या होने वाला? प्लस, तो प्लस कितना जी? 12। अब यह आंसर ठीक हो जाएगा आपके पास। काटेंगे, 15 तिया कितना? 45, बचे कितने? 3, 30, 15 दूना कितना? 30, तो 32 हो गया। 7 चौको कितना हो गया जी? 28। 32 माइनस 28 प्लस कितना? 12। 32 और 12 आप जोड़ोगे तो 32 और 12 कितना होने वाला है जी आपके पास? ये 46। कितना होने वाला है?
44 आपके पास, 44 में से कितना घटा दो, 28 घटा दो आपके पास है, तो 14 में से 8 गए तो कितना 6 और 3 में से दोगे 1, तो 16 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी? 16। तो ये थे आपके पास आज सैटरडे के क्वेश्चन। धन्यवाद।